हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सोनी और आप देख रहे हैं साइंटिफिक बाई कुलदीप सोनी। फ्रेंड्स, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे बायोएनर्जेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 3। इस थर्ड वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं गिब्स फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन क्या होता है और प्लस उनसे किस तरह के न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको किस तरह से ईजिली ट्रिकी वे में सॉल्व कर सकते हैं, मतलब विद इन 30 सेकेंड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने दो पार्ट में क्या क्या पढ़ लिया था। दो पार्ट्स में हम लोगों ने इससे पहले क्या क्या पढ़ा था। एक तो हम लोगों ने इससे पहले इंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, इन सब का बेसिक्स अच्छे से क्लियर कर लिया था। प्लस ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी वहाँ पर सॉल्व किए थे, जिससे बेसिक्स और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। तो जिन्होंने उन वीडियोस को पार्ट 1 और पार्ट 2 को नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख ले, जिसकी लिंक मैं प्रोवाइड करा दूँगा इसमें कमेंट बॉक्स के टॉप कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो फिलहाल आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होता है और उससे क्या रिलेशन होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो एक फार्मूला जनरेट होता है और वो फार्मूला कहाँ से आया उसका डेरिवेशन हम लोगों को नहीं जानना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं जानना है। केवल इस फार्मूले को आप लोग को याद रखना है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग, या एल एन भी लिख सकते हो या लॉग ई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको एल एन भी लिखते हैं कुछ लोग, क्यों। ये फार्मूला है, इस फार्मूले को आपको याद रख लेना है। ठीक है, जब देखा जाए यहाँ पर तो टेम्परेचर क्या है, टी है, आर किसको डिनोट कर रहा है, गैस कांस्टेंट को, डेल्टा जी किसको डिनोट कर रहा है, गिब्स फ्री एनर्जी को, डेल्टा जी नॉट किसको डिनोट कर रहा है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी नॉट को डिनोट कर रहा है। स्टैंडर्ड का मतलब क्या है, ये गिब्स फ्री एनर्जी चेंज स्टैंडर्ड कंडीशन पे होगी। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या आ रहा है यहाँ पर, स्टैंडर्ड का कंडीशन का मतलब ये है कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, प्रेशर 1 एटीएम होना चाहिए प्रेशर, और कंसंट्रेशन 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो इस तरह की जब कंडीशन होगी और उस समय गिब्स फ्री एनर्जी चेंज होगा, तो उस चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा जी नॉट से। आर मैंने बता दिया, टी बता दिया, लॉग बेस ई क्या है, लॉग बेस ई क्या है, नेचुरल लॉग है या लॉगरिथम इसको बोलते हैं, और क्यू क्या है, रिएक्शन कोटेंट बोलते हैं या कोसेंट बोलते हैं। अच्छा, चलिए अब जानते हैं यहाँ पर ये तब बोलते हैं जब रिएक्शन नॉन इक्विलिब्रियम हो रही हो। लेकिन अगर यही रिएक्शन इक्विलिब्रियम हो जाती है तो क्यू की जगह हम लोग इसको कहते हैं के ई क्यू। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहाँ पे ये सब बताया गया है। तो अगर इसको के ई क्यू लिख देंगे तो रिएक्शन आप लोग की इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग बेस ई के ई क्यू। और ये वो फार्मूला है जिससे आपके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। इस फार्मूला से आपके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। अच्छा, और क्या करा जाता है, करा ये जाता है कि जो एल एन है या एल लॉग ई है उसको लॉग बेस 10 में भी चेंज कर लेते हैं। लॉग बेस 10 में चेंज करते हैं तो किसी भी कंडीशन में अगर लॉग ई को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से। तो ये हटाना पड़ेगा हमको और इसकी जगह रखना पड़ेगा 2.303। ठीक है, उम्मीद है ये सब आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अच्छा, एक बात और हम लोग जान लेते हैं। बोल रहा है कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डेल्टा जी की वैल्यू 0 होती है और क्यू को हम लोग के क्यू से डिनोट करते हैं। तो आपकी इक्वेशन बनी क्या, इक्वेशन आपकी बन गई 0 इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग ई, या नेचुरल लॉग बोल सकते हो, के ई क्यू। ठीक है, अच्छा अब जीरो है तो हम लोग करेंगे क्या, डेल्टा जी नॉट को एल एच एस पे ले जाएंगे। तो ये जब एल एच एस पे ले जाएंगे तो ये जो वाला सेक्शन था, आधा सेक्शन जो था वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा माइनस में। तो आपका इक्वेशन बन जाएगी माइनस आर टी लॉग ई के क्यू, और लॉग ई को मैंने बोला चेंज कर देंगे किस में,
लॉग बेस 10 में। मुझे पता है लॉग से रिलेटेड आप लोगों को दिक्कत होती है, तो लॉग से रिलेटेड जो एक वीडियो है मैं नेक्स्ट वीडियो विद इन 2 to 3 डेज अपलोड करूंगा, जिसमें लॉग से रिलेटेड सारे फार्मूला और उसकी वैल्यूज़ याद करना बिल्कुल ट्रिकी वे में, बहुत ईजी, कुछ भी रटने लायक नहीं होगा उसमें, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा। उसको आज से 2-3 दिन के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। डेल्टा जी नॉट इक्वल टू -2.303 बन गया आर टी लॉग बेस 10 के ई क्यू। ठीक है, अब इस इक्वेज़न का हम लोग किस तरह से यूज़ करेंगे या इस इक्वेज़न को किस तरह से मॉडिफाई करेंगे, आइए हम लोग उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने यहाँ तक के प्रूफ कर लिया था। अब हम लोग और इसके आगे फर्दर मूव करेंगे और देखेंगे के ई क्यू को और क्या चेंज कर सकते हैं। इसमें भी कुछ भी नहीं रटना है। आप लोग हमेशा से इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ते थे, बोलते थे जब ए प्लस बी या ए का ए मोल और बी कोई कंपाउंड है उसके बी मोल आपस में रिएक्ट करते हैं, तो सी के सी मोल और प्लस डी के डी मोल मिल जाते हैं हमें, या एम एन करके बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिएक्शन ऐसे चलती रहती है। ये रिएक्शन है, ये सिंबल है रिवर्सिबिलिटी का। जब कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल होती है तो कुछ समय बाद वो अपने इक्विलिब्रियम को गेन कर लेती है। कुछ समय बाद वो समय कितना होगा वो डिपेंड करती है, रिएक्शन की रेट जो है डिपेंड करती है वहाँ की कंडीशन पे। ठीक है, तो समय का नहीं पता है, लेकिन कभी ना कभी वो अपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी जब रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। ठीक है, अब जिस समय वो अपने इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेती है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इक्विलिब्रियम, और उस इक्विलिब्रियम का एक कांस्टेंट होता है, उसको बोलते हैं के पी के सी। आप लोग कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाला पढ़े होंगे, तो वो सब उतना डीप यहाँ पे कुछ नहीं जानना है। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर एसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो के क्यू क्या होने जा रहा है, के क्यू हो जाएगा प्रोडक्ट और रिएक्शन। जब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ए प्लस बी जो है जब सी प्लस डी में चेंज हो रहा है तो इस प्रोसेस के लिए ये प्रोडक्ट है, इस समय ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो फिर सी प्लस डी फर्दर रिएक्ट करके बी प्लस ए बना लेंगे और उस समय प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ये है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ये है। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट ये है और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर के इक्विलिब्रियम क्या बनेगा, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी की पावर सी प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी की पावर डी, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर ए, और बिल्कुल भी हेक्टिक नहीं होना है यहाँ पर, आपको सिर्फ सुनते रहिए, अभी कुछ भी रटने लायक नहीं रहेगा। इसी तरह से बी की पावर बी। अच्छा, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट और ये क्या है, रिएक्टेंट। तो के ई क्यू हम लोग क्या कह सकते हैं, के ई क्यू को हम लोग कह सकते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ पी। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है मोलर कंसंट्रेशन अपॉन आर। तो के ई क्यू को इस तरह से इक्वेशन एक और तरह से कही जा सकती है। इस हर तरह की इक्वेशन का यूज़ होता है अलग अलग जगह पर। तो 2.303 आर टी लॉग 10 प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस तरह से ये दो फार्मूला अभी तक आए हुए हैं और ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे न्यूमेरिकल खूब ढेर सारे पूछे गए हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट के रूप में भी पूछा गया है। चलिए यही से मैं उसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
तो ये एसोसिएशन और डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब के ए एंड के डी की बात कब करी जाती है? वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर के ई क्यू की जगह के ए या के डी की बात करने लगते हैं। ठीक है, तो ये कब करी जाती है, पहले हम लोग थ्योरी को अच्छे से समझेंगे। शुरू से लास्ट तक के जो भी बताया उसको ध्यान से समझते रहिए। ये सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे भी अपलोड करता हूँ अपने चैनल में, तो टेलीग्राम की लिंक भी आपको मिल जाएगी इस नीचे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। ये नोट्स और पिछले जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, बायोकेमिस्ट्री ऑफ एंजाइम कंप्लीट हो गया है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन कंप्लीट हो गया है, और आज उम्मीद है कि थर्मोडायनेमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी। तो जितनी वीडियोस हैं उन सबके नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ, प्लस जो बुक्स हैं, रेफरेंस बुक्स हैं, उनकी भी सॉफ्ट कॉपी भी मेरे ग्रुप में अपलोड है, तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आ जाते हैं टॉपिक पे। तो मुद्दा यह है कि के एंड के डी की बात कहाँ से आई। तो देखते हैं भैया, आप लोग कभी एंजाइमेटिक रिएक्शन पढ़ते होंगे, चूँकि ये बायोएनर्जेटिक्स की बात हो रही, तो यहाँ पे एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात होगी, प्रोटीन की, फैट की, कार्बोहाइड्रेट की, इन तरह की बातें होंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बायोएनर्जेटिक्स में अगर हम लोग बात करें, क्या है बायोएनर्जेटिक्स? एंजाइम ठीक है, उसमें बायोएनर्जेटिक्स में एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट गिव्स एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स गिव्स एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर क्या आया। जब एंजाइम सबस्ट्रेट आपस में जुड़ा, ठीक है, अब इसके आगे ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा काम दो ही से हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो जब एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ रहा है, जिस समय जुड़ रहा है तो उसके अटैच होने की भी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की भी फ्रीक्वेंसी होगी। उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग बोलते हैं के ए। अब ये फर्दर मूव कर सकता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट जैसे कॉन्फ़िगरेशन में, या एंजाइम और सबस्ट्रेट फर्दर रीऑब्टेन हो सकता है। मान लेते हैं एंजाइम रीऑब्टेन हो रहा है, फर्दर एंजाइम और सबस्ट्रेट अलग अलग हुआ जा रहा है, तो अलग हो रहा है तो ये कॉम्प्लेक्स टूट रहा है। जिस फ्रिक्वेंसी से कॉम्प्लेक्स टूट रहा है उसको के डी बोलते हैं। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसोसिएशन कांस्टेंट। अच्छा, हमको ये बताइए, जब एसोसिएशन कांस्टेंट हो रहा है तो उस एसोसिएशन कांस्टेंट में प्रोडक्ट क्या बन रहा है? जुड़ने पे ये प्रोडक्ट बन रहा है, अभी पीछे सिखाया भी मैंने, और ये रिएक्टेंट है। ये क्या हो गया? ये हो गया रिएक्टेंट। लेकिन जब डिसोसिएशन हो रहा है तो डिसोसिएशन किसका हो रहा है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। किसमें? एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट में। तो उस समय कौन प्रोडक्ट है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है न बाबा, ये तो सबस्ट्रेट हो गया और ये प्रोडक्ट हो गया। और अभी हमने पीछे इक्वेशन में सिखाया है कि जब के ए एसोसिएशन की अगर हम लोग बात करेंगे तब क्या करेंगे हम लोग, तब क्या इक्वेशन बनेगी एसोसिएशन के केस में? डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303, इससे न्यूमेरिकल आया है। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूँ, और बहुत आसान है, बहुत आसान है, कुछ भी रटना नहीं, बस सोचना है, फील करते रहना है। अब के इक्विलिब्रियम की जगह क्या लिखें? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है बाबा हमको। तो प्रोडक्ट क्या है? एसोसिएशन, अगर मान लेते हैं एसोसिएशन के लिए हो तो पहले के इक्विलिब्रियम ही लिख देते हैं। ठीक है, अब इस के इक्विलिब्रियम को किस तरह से लिख सकते हैं? दो तरह से, एक तो या तो एसोसिएशन हो रहा होगा या तो डिसोसिएशन। ये कहानी कब आती है? जब एंजाइमेटिक रिएक्शन होती है, या कुछ और भी केसेस हैं, लेकिन हम लोगों में एंजाइमेटिक रिएक्शन ही दी जाएगी। ज़रूरी नहीं है वहाँ पे एंजाइम बोला जाए, हो सकता है वो खाली प्रोटीन कह दे। ठीक है, चलिए देखते हैं के एसोसिएशन में क्या आ रहा है आपका। प्रोडक्ट क्या होगा आपका? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स अपॉन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम प्लस मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट।
लेकिन अगर डिसोसिएशन हो रहा होगा, इधर से इधर जा रहा होगा, तो प्रोडक्ट क्या होगा? डिसोसिएशन के केस में भैया प्रोडक्ट क्या होगा? प्लस नहीं होगा, बार बार जो प्लस हुआ जा रहा है, क्षमा भैया। चलिए, इसमें क्या होगा? मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, ठीक है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उम्मीद है बात बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। जब एसोसिएशन की बात करेगा तो बाकी सब ऐसे ही रहेगा, केवल हम लोग क्या करेंगे, ये चेंज कर देंगे, ठीक है। ये सब थोड़ा बहुत नोट्स भी नोट बनाते रहिएगा, ठीक है, अपने खुद के नोट्स बनाते रहिएगा। मेरा नोट्स जो है उसको सिर्फ एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं। मेरी वीडियो को देखिए, नोट्स को पढ़िए, फिर एज अ रेफरेंस नोट्स को यूज़ करके आप इन नोट्स को बनाइए अच्छे से, ठीक है। केडी के केस में ये मैंने नोट्स में नहीं बताया है, ठीक है। एंजाइम सबस्ट्रेट ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3-4 इक्वेशन आपकी बन गई, लेकिन सारी इक्वेशन की जो बेस है वो ये है, ठीक है। इसी से सारी इक्वेशन डेराइव हुई है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को बिल्कुल याद रखेंगे और कुछ मज़ेदार आगे की बातें उनको भी ध्यान देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर आर क्या है? आर की वैल्यू जो है, बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। आर की वैल्यू है 8.314 इंटू 10⁻³ किलो जूल। किलो जूल है पर मोल या मोल इनवर्स, ठीक है। अगर ये जूल में होती तो 10⁻³ ना होती, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको कैलोरी में भी लिख सकते हैं। कैलोरी में लिखने के लिए एक फार्मूला हमने बताया था, आप थोड़ा सा वीडियो नंबर 1 में, ठीक है, उसको थोड़ा सा राइम करिए। तो क्या आएगा? 8.314 को हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे किससे? 0.239 से, तो ये आंसर आ जाएगा 1.8। वो मैंने सिखा दिया है वीडियो नंबर 1 में ही, पार्ट 1 थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स बाय कुलदीप सोनी, पार्ट 1 डालिए, सब कुछ मिल जाएगा। तो आंसर आएगा यहाँ पे 1.98 कैलोरी, और अगर किलो कैलोरी रखना है तो 10⁻³ अच्छा, जब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो चाहे 1.98 रखो और चाहे 2 लिख दो, ज़्यादा अंतर नहीं आने वाला है। और जो ऑप्शंस आएंगे आपको बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो आएंगे उसमें बहुत सारा अंतर रहता है, ठीक है। वो एक्चुअली में आपका कैलकुलेशन नहीं देखना चाहता, आपका कॉन्सेप्ट देखना चाहता है। उनको पता है कि बायो वाले बच्चे, इनको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा देर तक नहीं करानी है, ठीक है। चलिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट बात है, नोट लगी हुई है। नोट क्या कह रही है? नोट जो लगी हुई है उसमें सोचना है बहुत अच्छे से। बोल रहा है जब के EQ जो है वो 1 है, ठीक है, के EQ जो है वो 1 है, सॉरी मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 है, इस चीज़ को सोचना है। इसके लिए इस इक्वेशन को थोड़ा नीचे ला के लिखते हैं। तो पहली कंडीशन बनी कि के EQ जो है वो मोर देन 1 है। बहुत ध्यान से इसको सुनना है और सोचते रहना है, ठीक है, रटना नहीं है, एक शब्द नहीं रटना है यहाँ पर। ये मोर देन 1 कब होगा? ये होता क्या है? ये होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये एक से ज़्यादा कब हो सकता है? ऊपर ज़्यादा कर दें, ऊपर 500, नीचे 1000, .5, ये 1 से ज़्यादा नहीं है। कब नहीं है? जब प्रोडक्ट कम है और रिएक्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। अगर यही हम 2000 कर दें और नीचे 1000 कर दें तो आंसर आएगा 2। क्या 2 1 से ज़्यादा है? ये कब पॉसिबल है? जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो और रिएक्टेंट कम हो। जब प्रोडक्ट ज़्यादा हो और रिएक्टेंट कम हो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 1 से ज़्यादा कुछ, 1 मोर देन 1, 1 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 1 पॉइंट कुछ भी आ सकता है,
2 पॉइंट 3 पॉइंट कुछ भी आ सकता है, 1000 2000 10,000 कुछ भी आ सकता है, डजेंट मैटर, मोर देन बनाएगा। अब एक बात याद रखिएगा, लॉग में, ठीक है, लॉग के बाद हम लोग करते हैं तो log 1 की वैल्यू होती है 0 और 1 से ज़्यादा की वैल्यू आती है प्लस में और 1 से कम की वैल्यू आती है माइनस में। ये बात हमेशा याद रखना। इससे रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा पूरी अच्छे से 20-25 मिनट की, इसमें बहुत सारे जितने भी इससे रिलेटेड फार्मूला है वो सब डिस्कस करूंगा, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे ज़रूरी है 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 से अगर कम है तो माइनस में लॉग की वैल्यू 1 से अगर कम है, मतलब लॉग 0.5 0.3 0.2 0.99 कुछ भी, इट डजेंट मैटर, ठीक है, वो माइनस में आंसर आएगा। लेकिन अगर 1 से ज़्यादा है तो प्लस में आंसर आएगा, ठीक है। अब लॉग की वैल्यू मान लेते हैं ऊपर क्या है 1 पॉइंट समथिंग है, तो इस चीज़ को ज़रा फील करते हैं हम लोग। तो इक्वेशन क्या बनने वाली है, लॉग बेस 10, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गणितज्ञ नहीं होना है, मैथमेटिक्स नहीं जानना, सिंपल सोचना है आप लोगों को, ठीक है। बेस 10 और 1 या 2 मान लेते हैं 2, तो log 2 की कुछ वैल्यू होगी, जो भी होगी वो प्लस में आएगी, ओवरऑल वो प्लस में आएगी, ठीक है। वो काहे में आएगी, प्लस में आएगी, और माइनस से मल्टीप्लाई करना है, इधर माइनस है ना ये सिंबल, इस सबको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा, ठीक है। तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इक्वल टू क्या आएगा आपका, इक्वल टू आएगा माइनस में ही आंसर। ये माइनस इधर मान लेते 2.2 0.3 जो 3 आर भी कुछ है टी भी कुछ है, ये सब मिला करके -1000 आया, खुश हो गए, 1000 आया, मल्टीप्लाई बाई +2 आया, ठीक, +2 आया, कर लो मल्टीप्लाई, क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा -2000। ओवरऑल आंसर किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक है। तो ओवरऑल आंसर आपका माइनस में आ रहा है। जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में आती है तो रिएक्शन क्या होती है, प्रोसीड फॉरवर्ड, रिएक्शन आगे की ओर मूव करेगी, रिएक्शन आगे की ओर मूव करेगी, मूव फॉरवर्ड मतलब रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी। अब इसमें बहुत चीज़ें पूछी जा सकती है, बहुत तरह से पूछा जा सकता है। क्या बोलेंगे कि के ई क्यू की वैल्यू प्लस में है और ये कुछ कहानी है, और ज़रा बताइए रिएक्शन फॉरवर्ड होगी कि बैकवर्ड होगी, ठीक है, ये पूछ लेगा। दूसरी चीज़ पूछ सकता है कि बताइए यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिलेट करना है। फिर मैंने आपको बताया कि के ई क्यू की वैल्यू अगर 0 आ जाए, ठीक है, अगर 0 आ जाए, सॉरी 0 नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए था, इसको 1 कर लेना, इस चीज़ को 1 करना है, 0 नहीं, ठीक है। 0 अगर हो जाएगी तो क्या होगा, 0 का मतलब पता है क्या है, कि कुछ भी रिएक्टेंट नहीं है और कुछ भी प्रोडक्ट नहीं है। तो जब भैया रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, देखिए गलती हो गई, उस गलती को ध्यान से समझिए। जब रिएक्टेंट भी नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं है, तो आप क्वेश्चन काहे लिए खड़े हो भैया, कौन सी रिएक्शन होगी, ये बेवजह का क्वेश्चन हो गया ना। तो यहाँ पर के क्यू की वैल्यू 1 होगी, 1 होगी, ठीक है। चलिए इसको हम बाद में सही कर लेंगे। तो जब 1 होगी तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 0 हो जाएगी, और जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, सोचिए भैया, तो 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो भी 0 हो जाएगा, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो वो सब 0 हो जाएगा। तो डेल्टा जी नॉट इस पूरे सेक्शन की वैल्यू कितनी आने वाली है, 0। तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगी, 0। तो जब गिब्स फ्री एनर्जी में कोई चेंज ही ना हो रहा हो, ऐसी कब कंडीशन आती है, ऐसी कंडीशन आती है जब रिएक्शन अपने इक्विलिब्रियम पे हो, ठीक है।
तो क्वेश्चन वन में सोचिए कैसे कैसे बना सकता है। मैं 2 4 5 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन CSIR क्या करता है, कॉन्सेप्ट जो है उसको चेंज नहीं करेगा, कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके किसी तरह से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट जो है उसको अच्छे से होल्ड कर लीजिए। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि बताइए किस कंसंट्रेशन पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ये है x, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी कर दें कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ जाए, और ये सब ड्रामा बता देगा। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जब बराबर होती है भैया, ये KQ की वैल्यू 1 कब आएगी, सोचो। जब ऊपर 100 है, नीचे भी 100 करे तभी तो 1 आएगी। जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएंगी तो KQ की वैल्यू क्या होगी, 1 आएगी। और जब 1 आएगी तो log बेस 10 1 या log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0। जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कुछ 0, कुछ भी रटने लायक नहीं है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन 30 सेकंड के अंदर, वो भी ज़्यादा है। ठीक है, पढ़ने में जो समय लगे, सॉल्व करने में मैक्सिमम 30 सेकंड आपको लगेंगे, चाहे जितना टिपिकल लगती हो थर्मोडायनेमिक्स, इट डजेंट मैटर। ठीक है, चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। तीसरा केस क्या बता रहा है, तीसरा आप लोग खुद ही पढ़ेंगे, समझ जाएंगे बात को। बोल रहा है व्हेन KEQ इज लेस देन 1.0। तो जब मैंने बोला KEQ लेस देन 1.0 होगा, मतलब लॉग की वैल्यू 1 से कम होगी, तो मैंने बोला ना किस में आंसर आएगा, माइनस में। माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस, माइनस माइनस क्या आंसर आ जाएगा, प्लस। क्या हो जाएगा भाई, प्लस। तो डेल्टा जी की वैल्यू कैसी हो जाएगी, प्लस। डेल्टा जी की वैल्यू कैसी आ जाएगी, प्लस। डेल्टा जी की वैल्यू आ जाएगी आपका प्लस। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड रिवर्स। ठीक है, रिएक्शन क्या होगी, प्रोसीड रिवर्स। अच्छा, आप ये भी पूछ सकता, बताओ ये एक्सोथर्मिक होगी कि इंडोथर्मिक। ठीक है, पूरी तरह से इस टॉपिक का पोस्टमार्टम चल रहा है। ठीक है, अगर रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक होगी या इंडोथर्मिक, ये कैसे बताया जाए। तो रिएक्शन देखो, जब डेल्टा जी की वैल्यू माइनस में है तो ये तभी हो सकता है जब रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। माइनस है तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो गई, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कौन सी होती है, जहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव हो। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस, जहाँ पे हीट रिलीज हो रही हो। सिखाया है वीडियो नंबर 1 या 2 में किसी में सिखाया है मैंने। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक या एक्सर्गोनिक प्रोसेस। और डेल्टा एच की वैल्यू अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो रिएक्शन कैसी आ रही है, रिएक्शन हो जाएगी नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस अगर हो रही तो उसको हीट देनी पड़ेगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू प्लस, मतलब एंडरगोनिक रिएक्शन या इंडोथर्मिक प्रोसेस होगी। तो इस तरह से भी हो गया आपका काम। ठीक है, अब 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन, 298 केल्विन ही होगा, उसी से सॉल्व होगा आंसर। सेल्सियस में सॉल्व नहीं करना है कभी भी। तो 2.303 RT को हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो R की वैल्यू भी हमने रख दिया 8.314, जब जूल में निकालना हो। ठीक है, 8.314 इंटू 10⁻³ ठीक है, ज़रा रुक जाइए, इसको अच्छे से यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन पे क्या हो रहा है, 2.303 इंटू R 8.314 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 298। जब ये सब ड्रामा पूरा सॉल्व करते हो तो बनता है 5.705, जिसको 5.7 भी आप लोग याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत नहीं है, भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, वहाँ पे बता देंगे कैसे दिक्कत नहीं होती है इतने में। ठीक है, किलो जूल। लेकिन अगर इसी को कैलोरी में करो तो 2.303 इंटू 2 या 1.98 एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है। ठीक है, इंटू 10⁻³ इंटू 298, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1.36 आएगी। तो ये दो वैल्यू आप चाहो तो इसको भी याद रख सकते हो, या तो एग्जाम में कैलकुलेशन करोगे, अगर याद रख पाओगे ये दो वैल्यू तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ज़्यादातर स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट ही पूछी जाती है, तो ये बहुत तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। और चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस पूरे वीडियो में जो इम्पोर्टेंट है वो है ये सबसे इम्पोर्टेंट, और प्लस ये 3 कंडीशन, अगर 30 सेकंड में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है।
ठीक है। और वो क्वेश्चन ये 30 सेकंड कर करके आप लोग बहुत सारा समय बचाएंगे। जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे वहाँ पे उस समय को इन्वेस्ट करेंगे। ये 30 सेकंड कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेगी, 4 नंबर में ही क्वेश्चन आते हैं अच्छे से, ठीक है। चलिए न्यूमेरिकल्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज अ रेशियो ऑफ प्रोडक्ट टू सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जो मैंने बताया आपको। द रिलेशन बिटवीन के इक्विलिब्रियम and free energy change in a reaction delta G naught is equal to minus RT ln KEQ, ठीक है। वही नेचुरल लॉ के टर्म में बताना चाह रहे हैं। रिएक्शन ए एंड बी हैव, ए के पास KEQ की वैल्यू क्या है, KEQ किसके लिए, ए के लिए, और KEQ बी के लिए। जो जो बताया जा रहा है वो लिखते रहिए। यहाँ पे बार लगा दिया गया, बार वो स्टैंडर्ड के लिए बता रहे हैं, या इन सब चीज़ों से कन्फ्यूज ना होना। ए के लिए 10 है और बी के लिए 100 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा जी। अब एक बात बताइए, ठीक है, एक बात ये बताइए कि जब KEQ की वैल्यू 10 होगी तो log बेस 10 की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1 आएगी। तो पहले वाले सेक्शन में ये वैल्यू आने वाली है 1। कब, जब ए की बात हो रही है। जबकि बी वाले के केस में जहाँ पे log 100 आएगा तो 100 की वैल्यू आती है 2। इधर कुछ माइनस में मान लेते, ड्रामा है, 1000 अभी माना था, माना है, होता क्या है मैंने सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो माइनस इस वाले सेक्शन को -1000 मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं, 100 लिख गया, 100 ही मान लेते हैं, चलो। तो पहले वाले केस में देखो क्या आ रहा है, -100 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू -100, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू -100। दूसरे वाले केस में क्या आ रहा है, -100 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू -200। कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है जरा समझते हैं बात को, ठीक है। ये ट्रिकी वे में सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे मैथमेटिकल अप्रोच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वैल्यू दी नहीं है। ऑप्शन देखो, डेल्टा जी ऑफ ए इज इक्वल टू डेल्टा जी ऑफ बी ना, डेल्टा जी ऑफ ए इज ग्रेटर देन डेल्टा जी ऑफ बी। सही है, ठीक है भैया। -100 ज़्यादा होता है कि -200, -100 ज़्यादा होता है कि -200, -100 ज़्यादा होता है, -200 कम होता है। बोल भैया बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो बी वाला सही है, ठीक है। सी वाला देख लेते हैं, डेल्टा जी ऑफ बी, जब वो सही है तो ये गलत होगा। और डी वाला क्या कह रहा है, ये लगभग बोले बराबर नहीं, -100 -200 में बहुत अंतर है, डबल का अंतर है, लगभग कैसे बराबर हो गया, अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और कितनी ईजिली कंप्लीट हो गया, ज़्यादा समय लगना ही नहीं था। प्रैक्टिस करोगे 30 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, आप लोग समझ चुके हो इसलिए टाइम नहीं लगेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, डेल्टा जी नॉट पर मोल ऑफ द रिएक्शन ए बी एट 30 डिग्री सेल्सियस इन एन ओपन सिस्टम इज। देख लीजिए भाई, यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर जो हम लोगों ने इस सेक्शन को सॉल्व करके वैल्यू निकाली थी उससे काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। चलिए, एट 30 डिग्री सेल्सियस इन एन ओपन सिस्टम इज -1000 कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो कोई एक ए से बी में चेंज हो रही है प्रोसेस, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको 300
3 केल्विन कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, डायरेक्ट करे दे रहे हैं। और डेल्टा जी भी बोल रहा है यहाँ पर -1000 है, क्या कैलोरी पर मोल है, या 1 किलो कैलोरी कह लो। ठीक है, 1 किलो कैलोरी भी तो कह सकते हो। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्री एनर्जी डेल्टा जी व्हेन द, ठीक है, व्हेन द, एक काम और करना है यहाँ पे, 1 किलो कैलोरी मत करिए, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, जो यूनिट दी गई है, उसकी कोई यूनिट है नहीं। ऐसे केसेस में क्या होता है, जो क्वेश्चन में यूनिट दी गई है आप उसी को लेके चलेंगे। अगर यहाँ पे किलो कैलोरी में आंसर होता तो मैं चेंज करना था। ठीक है, चलिए गलती हुई, लेकिन आप लोग कुछ ध्यान दीजिए, यहाँ पे कोई यूनिट दी ही नहीं है। जब यूनिट ना दी हो तो जो क्वेश्चन में यूनिट है उसी को लेके चलना है, तो यही रखते हैं। ठीक है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर 100 माइक्रोमोलर एंड 100 मिलीमोलर। इन दोनों को बराबर कर लो, तो 100 माइक्रोमोलर है, ए की कंसंट्रेशन है आपके पास 100 माइक्रोमोल, और बी की कंसंट्रेशन है आपके पास 100 मिलीमोल। अब चाहो तो आप लोग इन दोनों को मोल में चेंज करो, या कोई ऐसा करो कि दोनों की एक ही यूनिट हो जाए कंसंट्रेशन की, बस जो मनो वो करो। चलो मोल में ही चेंज कर लेते हैं, तो 100 इंटू 10⁻⁻6 मोल। ठीक है, ये कैसे चेंज किया जाता है ये भी मैंने बता रखा है आपको। और 100 इंटू 10⁻⁻3 मोल। चलिए, तो अब बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फ्री एनर्जी चेंज डेल्टा जी व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर 100 माइक्रोमोलर एंड 100 मिलीमोलर रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे ध्यान देना है, ये पूछ रहा है डेल्टा जी पूछ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा जी नॉट दिया हुआ है, नॉट, मैंने लिखना भूल गया यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा जी नॉट, तो ये पूछ रहा है बस। कौन सा फार्मूला था जहाँ पर ये दोनों आ रहे थे, डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट? तो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन या लॉग बेस ई। सबसे पहला फार्मूला ये बताया था, इसी से सारे फार्मूले ड्राइव किए थे। ठीक है, लॉग बेस ई के ई क्यू, और के क्यू का मतलब भी समझा रखा है। तो इस फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए इस फार्मूले से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस, बार बार सुनिए, बार बार रिपीट करिए, रट जाएगा। ठीक है, लॉग ई के क्यू। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो आएगा क्या, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस लॉग ई को लॉग बेस 10 में चेंज करेंगे तो 2.303 मल्टीप्लाई बाई आर। अब यहाँ पे आर ध्यान देना है, आर दिया हुआ है कैलोरी में, तो आप लोग कैलोरी में क्या बताया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 1.8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.98 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट में आंसर पूछा है। ठीक है, तो एग्जैक्ट वैल्यू जानना भी नहीं, और सारी वैल्यूज बहुत दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, वो प्लस में है या माइनस में है। ठीक है, मतलब सिंबल का भी खेल होने वाला है। ऑप्शन देख करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, तो यही दो में से कोई एक आएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों बहुत दूर दूर की बात हो रही है, ये दोनों में केवल काय का अंतर है, केवल सिंबल का। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो लॉग बेस 10 क्या हो गया, आर की वैल्यू 2 और टेम्परेचर टी, टी कितना 30, तो 30 टेम्परेचर का मतलब 303 केल्विन मल्टीप्लाई बाई लॉग बेस 10, और ऊपर क्या आ रहा था 10⁻100 इंटू 10⁻, किसका, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा ना, तो प्रोडक्ट बी, और बी की कंसंट्रेशन क्या है 100 मिलीमोल, 10⁻³ अपॉन 100 इंटू 10⁻⁻6। सॉल्व हो गया बस। कैसे सॉल्व हो गया भैया, चलिए देखते हैं। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू, सबकी वैल्यू रखो, -1000 प्लस, ठीक है, 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 303 मल्टीप्लाई बाई लॉग 10
लॉग बेस 10, ठीक है। अब 100 से 100 कट गया, 6 10 टू द पावर -6 है, -6 ऊपर जाएगा +6 हो जाएगा, ऊपर जाएगी +6 हो जाएगा, तो +6 और पहले से क्या है -3 है, तो दोनों को देख लेंगे तो क्या आएगा +3, तो 10 टू द पावर 3। अब एक बात ध्यान रखिएगा, लॉग में 10 टू द पावर जितनी होती है वही लॉग की वैल्यू होती है, मतलब लॉग 10 टू द पावर 9 है तो वैल्यू कितनी आएगी 9। जैसे लॉग 10 टू द पावर 1 है तो कितनी वैल्यू आ रही थी, 1 ही तो आ रही थी। लॉग 10 टू द पावर 1 का मतलब क्या होता है, लॉग 10, तो 1 ही तो आ रही थी। लॉग 10 टू द पावर 2 100 क्या होगी 2, ठीक है। जितनी पावर रहती है उतना ही आंसर आता है, तो ये इसकी वैल्यू आ रही 3। मल्टीप्लाई करते हैं और तेज़ी से सॉल्व करते हैं। -1000 बहुत लंबी कैलकुलेशन नहीं है, कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तुम्हें लगेगा ये तो बहुत आसान है, ठीक है। 2.303 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 303 मल्टीप्लाई बाई 3, सॉल्व कर लो। इतने की क्या वैल्यू आ रही है, इतनी क्या आ रही है, देखो 303 मल्टीप्लाई बाई 2, 303 को 300 कर दो, तो मल्टीप्लाई बाई 2 600 हो गया, ये 600 हो रहा है। और ये कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2.3, तो 2.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से करोगे तो 1200 आएगा, 600 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1200, और 0.3 से करोगे तो कितना आएगा, तो 0.3 से करोगे तो 180 आएगा। मतलब कितना आ रहा है, लगभग कितना आ रहा है 1200 और 180, तो 180 क्या 200 मानते हैं, तो कितना हो रहा है लगभग 1400 आ रहा है। और 1400 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 14 1 जा 14 2 जा 28 और 3 जा 42, तो लगभग पूरा 4200 आ रहा है। काहे में, प्लस में माइनस में, प्लस में, और ये माइनस में, तो -1000 प्लस 4200 इज इक्वल टू प्लस 3200। इसके आसपास कोई आंसर है, ये है। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। आगे मूव करेंगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि डेल्टा G नॉट फॉर द बेस पेयरिंग ऑफ ओलाइगोन्यूक्लियोटाइड n, n मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड की बात हो रही है, एट 300 केल्विन इज -18 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स। व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। डेल्टा G नॉट की वैल्यू जो दी गई हुई है, अच्छा यहाँ पे n जो है सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, उससे कोई मतलब नहीं है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू, जल्द देख लेते क्या क्या दिया गया है, -18 किलो जूल, ठीक है, दिख रहा है आपको। टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन। व्हाट वुड बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। डेल्टा G नॉट है तो आपका क्या फार्मूला बन रहा है, फार्मूला बन रहा है डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस, यही तो बन रहा है 2.303, बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ, बार बार सुनो और रट जाए, 2.303 RT log 10 KEQ, सब कुछ पता है आपको, ये पता करना है। चलिए तो वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करा तो क्या आया, -2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314। अच्छा, वैल्यू किस में, किलो जूल में, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो भाई पुराना बात आ रही, क्या आ रही है कि किलो जूल में रखनी है, तो 8.314 इंटू 10 टू द पावर -3 303, ठीक है, KEQ, यही तो पता करना है, KEQ पता करना है। सॉल्व करते हैं, और इधर क्या आ रहा है, -18 आ रहा है। चलिए तो -18 इज इक्वल टू 2.3 मल्टीप्लाई बाई 8, ठीक है, 8 2 जा 16 और 0.3 है तो लगभग 2 के आसपास यहाँ पे आंसर आ रहा है, 2 तो ये लगभग आ रहा है 19 के आसपास आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको मान लिया कितना आ रहा है, लगभग 19 के आसपास आंसर, 19, ठीक है। लगभग पूछ रहा है क्योंकि खुद ही अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है। मल्टीप्लाई बाय, ध्यान दीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 303, तो उसको 300 मान लेते हैं, 300 मान लेते हैं, तो 19 मल्टीप्लाई बाई 300 कितना हो रहा है, 5, 300 मान लेते हैं, इंटू 10 टू द पावर -3, तो कितना आ रहा है आपका 19 3 जा 5700,
19 3 57, 00 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -3। और सिंपल कर लेते हैं, पावर हटा देते हैं, तो पावर जब -1 -2 -1 0, ठीक है। तो आएगा आपका 5.7, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। आ गया, तो -18 = 5.7 KEQ, ठीक है। 5.7 को, ठीक है, या ऐसे भी कर लो। 5.7 को आप लोग क्या कर सकते हो, लगभग 6 मान सकते हो। 5 तो मान नहीं सकते हो, 5 मान सकते हो नहीं, 5.7 है ना, 5.5 से नीचे आता तो 5 मान सकते थे, ठीक है। तो आ क्या रहा है, और एग्जैक्ट मैथमेटिकली करना है तो करके देख लीजिएगा, यही आएगा आंसर, कुछ अलग नहीं आने वाला है, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं आने वाला है। CSIR आपकी मैथ्स नहीं चेक कर रही है, CSIR बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स का पेपर ले रही है, वो सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट चेक कर रही है, ठीक है। तो आंसर आने वाला है आपका KEQ = -18 अपॉन 5 पॉइंट कितना, अच्छा ये सब माइनस में आएगा, सब माइनस में हुआ है, तो -5.7, ठीक है। ध्यान रखिएगा, माइनस पर माइनस कट गया, तो आ क्या रहा 6 लगभग है, तो ये कितना, लगभग इससे ज़्यादा ही आंसर आएगा कुछ, तो ये आ रहा कितना आ रहा आपका 3। KEQ 3 कब होगा, जब log 10 की वैल्यू, अब यहाँ पे सोचना है आपको, log 10 था तब 1 थी, log 100 था तो 2 थी, जब 1000 होगा तो 3 होगी, क्या 1000 ऑप्शन है। और आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है द गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ बाइंडिंग ऑफ अ लिगेंड विद अ प्रोटीन। देखिए लिगेंड बाइंडिंग और प्रोटीन, एसोसिएशन और डिसोसिएशन काइनेटिक्स पे आ गया क्वेश्चन। इज डिटरमाइंड यूजिंग कैलोरीमेट्रिक मेजरमेंट एट 25 डिग्री सेल्सियस। द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट दस डिटरमाइंड इज, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू दी गई है आपको 1.36 किलो कैलोरी, ठीक है, पर मोल या मोल इनवर्स। चलिए द बाइंडिंग कांस्टेंट मतलब के, बाइंडिंग एसोसिएशन है या के भी बोल लो, के पूछा जा रहा है फॉर द लिगेंड, के ए या के क्यू, यहाँ पर एक ही चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पर, ठीक है। तो के ए पूछ रहा है, चलिए देख लेते हैं। टेम्परेचर भी दिया गया है यहाँ पर, टी कितना दिया गया है, टी दिया गया है 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा भैया, तो मतलब बोल सकते हैं 298 केल्विन, है ना, क्या बोल सकते हैं आप लोग, 298 केल्विन। फार्मूला देख लेते हैं। अच्छा जब हम लोगों ने आर की वैल्यू, अच्छा किलो कैलोरी में है, तो किलो कैलोरी में जब सॉल्व किया था तो इतने की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली थी, अगर उस ट्रिक के थ्रू जाए, उसका यूज़ भी तो कर ले। तो इतने की वैल्यू निकली थी, इतने की वैल्यू निकली थी 1.363, ठीक है, 1.363 या 1.36 लेके चलते हैं, 3 को हटाओ यार, ठीक है, 1.36, ठीक है, क्या किलो कैलोरी, किलो कैलोरी। चलिए भाई आगे देख लेते हैं अब हम लोग। तो आंसर क्या आने वाला है, वैल्यू में रखते हैं, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है 1.36 इज इक्वल टू 1.36, पहले माइनस का सिंबल भी तो है तो वो भी तो लगाएंगे माइनस, ठीक है, लॉग के ए, ठीक, तो ये इधर से इधर जाएगा, तो लॉग के ए इज इक्वल टू 1.36 अपॉन माइनस 1.36 इज इक्वल टू, कट जाएगा, माइनस रह जाएगा, -1, ठीक है। लॉग -1 किसकी वैल्यू होती है, लॉग -1 हो गई वैल्यू किसकी, 0.1 की। जिनको लॉग वाले में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है, तो वो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कर ले, 2 से 3 दिन लगेगा, उम्मीद है 2 ही दिन लगेगा, ठीक है। फिर लॉग वाली वैल्यू जो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, फिर ये क्वेश्चंस और भी इजी हो जाएंगे, ठीक है। तो 0.1 करके कोई आंसर है ये है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलिए मूव करते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रही है, लेकिन आज की कोशिश यही है कि थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर दें
लॉग वाला एक वीडियो अपलोड कर दे, फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग जेनेटिक्स की तरफ मूव करना शुरू कर दे। एक वीडियो फिर लेंदी सी लाएंगे जिसमें पूरी पेडिग्री एनालिसिस सॉल्व करेंगे, जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं और सारे कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट दिए गए हैं। फॉर अ रिएक्शन टू अकर्स स्पॉन्टेनियसली द फ्री एनर्जी चेंज मस्ट बी नेगेटिव। The interaction between two nitrogen molecules in the gaseous state is predominantly electrostatic. By knowing bond energies, it is possible to deduce whether the bond is covalent bond or hydrogen bond. या hydrophobic interaction are not important in folded globular protein. तो इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। इसने क्या किया, इस चैप्टर से रिलेटेड और थोड़ा सा प्रोटीन स्ट्रक्चर वाले से भी रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट को रिवाइज करा दिया। ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होगा। प्लस वीडियो अगर अब ठीक ठाक लग गई है तो इसको लाइक वगैरह कर दीजिए और शेयर करिए, जम के शेयर करिए, सपोर्ट करिए। ठीक है, शेयर करके सपोर्ट करिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए और वीडियोस को अपने जूनियर्स, सीनियर्स, कलीग्स, जो भी रेलिवेंट ऑडियंस है उसको शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।